नमस्कार साथियों, भवानी क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दिन प्रतिदिन पशु परिसर भर्ती के वीडियो आपको भवानी क्लासेज चैनल से मिल रहे हैं। अभी भी आपने यदि भवानी क्लासेज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इससे पहले हमने 9 क्लास से पशु परिसर भर्ती के पार्ट बी की ले लिए। आज 10वीं क्लास लेने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है अपना पशुओं में होने वाले अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी रोग। ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन है, आपको अच्छे से समझना है। कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। तो शुरू करते हैं पशुओं में होने वाले अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी जनित रोग। ठीक है, तो पहली बात आती है कि परजीवी होते क्या हैं। अपनी सिंपल भाषा में कहें कि जो दूसरों पर आश्रित या परायों पर आश्रित होते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। वे जीव जो भोजन या आवास के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं उसे परजीवी कहेंगे। मतलब वो भोजन या आवास के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, वो परजीवी कहलाते हैं। परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। अंतःपरजीवी जिसे एक्टोपैरासाइट कहते हैं, एंडोपैरासाइट कहेंगे, और बाह्य परजीवी जिसे एक्टोपैरासाइट कहेंगे। तो वे जीव जो दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं वो अंतःपरजीवी। जो शरीर के अंदर रह कर जीवन यापन करेंगे वो अंतःपरजीवी, जो शरीर से बाहर रह के जीवन यापन करेंगे वो बाह्य परजीवी। अब अंतःपरजीवी के उदाहरण की बात करें, लंगवर्म जो अपने शरीर के फेफड़ों के अंदर रहते हैं पशुओं के, और जो टीनिया होते हैं वो शरीर के आंतों के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब बाह्य परजीवी की बात करें तो सींचड़े हैं, जू हैं, मक्खियाँ हैं, ये शरीर की त्वचा पर रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परजीवियों का वर्गीकरण की। तो परजीवियों का वर्गीकरण करते हैं हम 2 भागों में, अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी को भी पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। तो इनके नाम आपको, तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम होता है पर्णकृमि, जिसे फ्लुक्स भी कहेंगे, और जो साइंटिफिक भाषा में इसे टर्मेटोड्स कहते हैं। ठीक है, सेकंड फीताकृमि, जिसे टैपवर्म कहेंगे, जो फीता की तरह लंबे होते हैं, और साइंटिफिक भाषा में इसे सिस्टोड कहेंगे। गोलकृमि की बात करें, गोल जिसे राउंड वर्म भी कहते हैं, और जिसे निमेटोड्स साइंस की भाषा में कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं अच्छे से। फिर उसके उदाहरण की बात करें पर्णकृमि के, एम्पिस्टोमस, सिकोस्टोसोमा, फैसियोला। जो पर्णकृमि है, इन जो 3 जीवाणु परजीवी बताए, उन तीनों की रोकथाम के लिए हमें 5 ppm एक यूनिट होती है मापने की, तो 5 ppm कॉपर सल्फेट का छिड़काव किया जाता है जहाँ ये परजीवी होने की संभावना होती है। जिससे क्या होता है कि जो इसका अंतिम होस्ट होता है जलीय घोंघा, मध्यवर्ती होस्ट होता है जलीय घोंघा, वो नष्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा सका है कि जलीय घोंघों को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट की कितनी मात्रा ली जाती है, तो वो होती है 5 ppm। ठीक है, तो 5 ppm कॉपर सल्फेट जलीय घोंघों को नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं फीताकृमि के उदाहरण की। तो मोनिजिया और टीनिया फीताकृमि के उदाहरण हैं। फिर गोलकृमि की बात करें तो गोलकृमि के अंदर लंगवर्म, हिमोंकस, स्ट्रंगलस और एस्केरिस, ये सभी गोलकृमि के उदाहरण हैं। हम समझ सकते हैं आपकी परिस्थिति कि आपको बहुत टेढ़ा मामला लग रहा होगा, तो 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
आधे डॉक्टर बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो परेशानी होगी। बाह्य परजीवी की बात करें तो बाह्य परजीवी में तो जो शरीर के ऊपर त्वचा पर रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सींचड़े हैं जिसे टिक्स कहते हैं, गून जिसे माइट कहते हैं, जू की बात करें जिसे लिक कहते हैं, फिर मक्खियों की बात करें जिसे फॉल्स कहते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अंत परजीवी जो भी जीवाणु हैं उनके द्वारा क्या क्या रोग होते हैं उनके बारे में, फिर बाद में पढ़ेंगे हम बाह्य परजीवी। तो अंत परजीवी में हम सबसे पहले लेते हैं फ्लूक्स जिसे टर्मेटोर्स या पर्णकृमि की बात करें तो इनके द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं फ्लूक्स या पर्णकृमि या फिर टर्मेटोर्स के बारे में। तो पहली बीमारी होती है फैसियोलोसिस, जिसके पीछे सिस लग जाए इसका मतलब होता है संक्रमण से, जिसका सिस का मतलब होता है संक्रमण। तो फैसियोलोसिस जो संक्रमित होता है इसे फैसियोलोसिस कहेंगे, ठीक है। फैसियोला हिपेटिका जो एक लिवर फ्लू है, लिवर को प्रभावित करता है। हिपेटिका प्रभावित करता है भेड़ बकरी को और जिंजेटिका करता है गाय और भैंस को। तो इसका अंतिम औषध तो हो गए भेड़ बकरी हिपेटिका का और जिंजेटिका का हो गया गाय भैंस। मध्यवर्ती औषध की बात करें तो जलीय गौ में भी 2-3 प्रकार होते हैं, जिसमें लेमिना होता है वो होता है फैसियोलोसिस का मध्यवर्ती औषध। तो इसके लक्षण की बात करें तो 2 लक्षण आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक तो बॉटल जा कंडीशन किस रोग में होता है तो फैसियोलोसिस में होता है। इसमें होता क्या है तो जो मैंडिबल के नीचे वाला हिस्सा है उसमें तरल सूजन आ जाती है। मतलब सूजन तो होती है लेकिन जैसे हाथ उस पर टच करेंगे तो वो हिलती हुई नज़र आती है सूजन। फिर सेकंड लक्षण की बात करें, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जो पित्त वाहिनी जिसे बाइल डक्ट कहते हैं उसमें कैल्शियम का जमाव हो जाता है, जिससे क्या होता है कि लीवर कठोर हो जाता है, फिर वो क्ले पाइप की तरह दिखता रहता है, एक पाइप की तरह नज़र आता है कठोर होकर। तो इस कारण इसे पाइप स्टेम लीवर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइप स्टेम लीवर या बॉटल जा कंडीशन किस रोग में पाई जाती है तो फैसियोलोसिस में। हेपेटाइटिस का मतलब होता है सूजन से, ठीक है। तो हेपेटाइटिस लिवर में सूजन हो जाती है, कोलेंजाइटिस पित्त वाहिनी में सूजन हो जाती है। तो ये 2 लक्षण आपको याद रखना है, बॉटल जा कंडीशन और पाइप स्टेम लीवर। उपचार की बात करें तो ट्राइकोबेंडाजोल दी जाती है 10 से 12 mg प्रति kg बॉडी वेट पे ओरली पाई जाती है, ठीक है। तो उपचार ट्राइकोबेंडाजोल द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड रोग की, तो एम्फिस्टोमेटिस की बात करें तो ये पाया जाता है इसका जो रोग कारक है वो है पैरा एम्फिस्टोमम सर्वाई, जो रुमिनल फ्लू कहलाता है। मतलब ये जो गाय भैंस जो रुमंती पशु है उसके रुमन में पाया जाता है। और इसका भी अंतिम औषध की बात करें तो रुमंती जानवर होता है। और मध्यवर्ती औषध की बात करें तो जलीय गोगा, उसमें लेमिना का होता है मध्यवर्ती औषध, और जलीय गोगा में इसमें होता है तो एंडोप्लेनोराइड होता है। इसके लक्षण की बात करें तो इसमें भी 2 लक्षण इंपॉर्टेंट है। पहला लक्षण है लगातार बदबूदार दस्त आती है, मतलब दस्त के अंदर भयंकर बदबू आती है। सेकंड बात करें तो इमेसियर एम्फिस्टोमेसिस, पिट्ठू जिसे कहते हैं कि उधर का गोल जब पेट एकदम गोल आकार का हो जाता है। गिल्डर की बात करें तो बॉटल जा कंडीशन आ जाती है। और बीसी रोग की बात करें तो तरल बदबूरा दस्त भी कहते हैं। तो इन तीनों नाम आपको याद रखने हैं। इमेच्योर एम्फिस्टोमस जिसे पिट्ठू कहते हैं, मतलब उधर का गोल हो जाना। गिलर की बात करें तो जो बॉटल जा मतलब मैंडिबल हिस्सा है उससे प्रभावित होता है। और बीसी रोग में से तरल बदबूदार दस्त आती है। और इसका जो उपचार है वो है ऑक्सीक्लोरोक्विनाइड, ये भी 10 से 15 mg kg बॉडी वेट पे दी जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेजल सेकिस्टोमेसियासिस, लेजर जिसे ब्लड फ्लू कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आना की 100% संभावना है। नेजल सिकिस्टोमिया नेजलिस जिसे ब्लड फ्लू कहते हैं। ब्लड फ्लू क्यों कहते हैं? क्योंकि जो नाक के अंदर एक सिरा होती है जो नेजल वैन होती है इसमें संक्रमण करता है। जो इसका जो अंतिम औषध होता है वो गाय होती है। और जो
मध्यवर्ती होस्ट होता है वो जलीय घोंघा होता है, वही होता है जो एंडोप्लेनोर्बिस होता है, जो एम्पिस्टोमस में पाया जाता है। तो याद रखना, सिकिस्टोमा नेजलिस के द्वारा संक्रमण रोग के दो नाम है, नेजल ग्रेनुलोमा और स्नोरिंग डिजीज। स्नोरिंग डिजीज मतलब खराटे डिजीज, ग्रेनुलोमा का मतलब जब कोई कोशिका की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो उसे ग्रेनुलोमा कहेंगे। तो नाक में फूलगोभी की तरह ग्रोथ हो जाती है कोशिकाओं की, जिसकी वजह से क्या होता है कि गाय खराटा लेती है। तो खराटा लेने की वजह से उसको स्नोरिंग डिजीज कहेंगे, और फूलगोभी की तरह अत्यधिक कोशिकाओं की वृद्धि होने के कारण से नेजल ग्रेनुलोमा। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टार्टर एमेटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस रोग में दिया जाता है, तो नेजल ग्रेनुलोमा या स्नोरिंग डिजीज के अंदर दिया जाता है। इसकी आपको मात्रा याद रखनी है, 2 mg/kg बॉडी वेट, या तो सबकट देते हैं या IM देते हैं। अन्य 2 अस्थियाँ भी आपको याद रखनी है, एंथीमेलिन और एंटीमोशन, ठीक है। तो ये तीसरा रोग आपको अच्छे से याद रखना, नेजल शिक्स्टोमियासिस, जिसे ब्लड फ्लू कहेंगे, गाय प्रभावित होती ही नेजल ग्रेनुलोमा स्नोरिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। नाक में फूलगोभी की तरह ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से गाय खराटा लेना स्टार्ट कर देती है। खराटा लेने की वजह से स्नोरिंग डिजीज कहेंगे। नाक में फूलगोभी की तरह ग्रोथ होने के कारण से नेजल ग्रेनुलोमा कहेंगे। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, और अंत में याद रखना है कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो टार्टर एमेटिक है, 2 mg/kg बॉडी वेट पे दी जाती है, सबकट और IM दी जाती है। और अन्य 2 अस्थियाँ भी आपको याद रखनी है, एंथीमेलिन और एंटीमोशन, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पर्णकृमि की, फीताकृमि कहते हैं जिसे। उसमें बात करें तो टैपवर्म का नाम आपको दे रखा है। पहला टैपवर्म का नाम है मोनेजिया। तो मोनेजिया एक्सपेंसा प्रभावित करता है भेड़ बकरी को। जो मोनेजिया बेनेडिन है वो गाय भैंस को प्रभावित करती है। दोनों किस जगह पे जाके अपना संक्रमण करते हैं, तो आंत में जाके अपना संक्रमण करते हैं। और अंतिम होस्ट के रूप में बात करें तो रुमंती जानवर होते हैं। कहा जाता है कि जो मोनेजिया एक्सपेंसा है, जो नवजात बच्चे में माँ के संक्रमण से फैलता है। मान लो कि नवजात बच्चा यदि माँ का दूध पी रहा है तो उससे फैल जाता है। नवजात बच्चा यदि माँ के मूत्र के साथ स्नैफिंग कर रहा है तो उससे फैल जाता है। उसके मध्यवर्ती होस्ट की बात करें तो ऑर्बिटिड माइट्स होता है मोनेजिया एक्सपेंसा का और मोनेजिया बेनेडिन का मध्यवर्ती होस्ट। संक्रमण की अवस्था की बात करें तो सिस्टिक सर्कॉइड होता है, सिस्टिक सर्कॉइड होती है संक्रमण की अवस्था। और लक्षणों की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है, क्वेश्चन आपको इसी लक्षण के आधारित पूछे जाएंगे कि रुमंती जानवरों में गोबर के पके हुए सावल, जैसे पके हुए सावल रहते हैं, उसी तरह मोनेजिया जो जीवाणु होते हैं, प्रोटोटॉइड्स कहते हैं, उस गोबर में दिखे। तो पशु के गोबर के अंदर जो पके हुए सावलों के जैसे जो मोनेजिया के छोटे छोटे जीवाणु हैं उस गोबर के अंदर नज़र आते हैं। तो ये किसके लक्षण है, तो मोनेजिया नामक जीवाणु का लक्षण है। बाकी 2 अन्य लक्षण है, पेट दर्द, भूख कम लगना, ये कोई इतने खास है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं टीनिया की। टीनिया में भी 3 प्रकार हैं, टीनिया सोलियम है, टीनिया सेजिनाटा है, टीनिया मल्टीसेप्स। 3rd नंबर वाला विशेष इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों को एक बार देख लेते हैं। टीनिया सोलियम की बात करें तो ये कंकाली और हृदय में मांसपेशी को प्रभावित करता है। और टीनिया सेजिनाटा ये भी कंकाली और हृदय मांसपेशी, दोनों का जो अंतिम होस्ट है दोनों ही मानव होते हैं, लेकिन जो मध्यवर्ती होस्ट हैं तो सोलियम है जिसका मध्यवर्ती सुअर है और सेजिनाटा है उसकी गाय है। टीनिया सोलियम से जो प्रभावित मांस होता है, जिससे का प्रभावित संक्रमण की अवस्था टीनिया सोलियम की तो सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोस से ही है, और सिस्टिक सर्कस बोविस है जो टीनिया सेजिनाटा की संक्रमण अवस्था है। जो सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोस से ही है जिससे संक्रमित सुअर प्रभावित होता है। इससे जो संक्रमित सुअर का जो मांस होता है उसे मिसेली पोर्क कहते हैं। क्या कहेंगे, मिसेली पोर्क। इंपॉर्टेंट है, मिसेली पोर्क किस संक्रमण अवस्था से प्रभावित होता है, तो सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोसिस। और संक्रमित गाय का मांस जिसे मिसेली बीफ कहते हैं। पोर्क सुअर के मांस को कहेंगे बीफ,
गाय के मांस को। तो संक्रमित गाय का मांस जिसे मिसेली बीफ कहेंगे, तो वो किससे संक्रमण अवस्था से प्रभावित है, तो सिस्टी सर्कस बोविस से प्रभावित है। तो मिसेली पोर्क और मिसेली बीफ के बारे में आपको विशेष याद रखना है। अब बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीनिया मल्टीसेप्स। इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना 101% है। तो प्रभावित अंग होता है मस्तिष्क, विशेषकर इसका जो अंतिम होस्ट होता है वो होता है कुत्ता, और जो मध्यवर्ती होस्ट होता है वो होता है भेड़ बकरी। तो इसकी जो संक्रमण की अवस्था आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा यहाँ से, कॉर्नियस सेरिब्रलिस। कॉर्नियस सेरिब्रलिस रोग के लक्षण क्या हैं, तो भेड़ में इस बीमारी को गिड़ के नाम से जाना जाता है। गिड़ बीमारी किससे होती है, तो कॉर्नियस सेरिब्रलिस। कौन सा जीवाणु होता है, तो आपको लिखना है टीनिया मल्टीसेप्स। संक्रमण की अवस्था कॉर्नियस सेरिब्रलिस, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें होता क्या है कि यदि सिस्ट भेड़ के दिमाग के सेरिब्रल हेमिस्फीयर पर जमा हो जाती हैं, तो भेड़ उसी दिशा में घूमती है जिस तरफ सिस्ट है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर वाली दिशा में ही घूमती है। यदि सिस्ट दिमाग के अग्रभाग में मतलब आगे वाले हिस्से में है, तो भेड़ सिर को, जो अपना सिर होता है उसको सीने से भिड़ाती है ताकि वो जलन थोड़ी कम हो जाए। सीने से भिड़ाती है बार बार, तो जिस तरफ सिस्ट होगी उस तरफ वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगी। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 हो गए अपने पर्णकृमि और पीताकृमि की, टर्मेटोड्स और सिस्टोड की। अब बात करते हैं हम गोलकृमि की। गोलकृमि की बात करें तो गोलकृमि के अंदर जिसे राउंड वर्म भी कहेंगे, निमेटोड्स भी कहेंगे। तो रोमंती जानवर में पहली बीमारी होती है हीमोंकस। तो हीमोंकस जिसका रोग कारक कौन सा है, तो हीमोंकस कॉन्ट्रैक्टस होता है, जिसे स्टोमक वर्म कहते हैं। स्टोमक वर्म क्या कहते हैं, क्योंकि रोमंती जानवरों के 4 भाग होते हैं पेट के। जो महत्वपूर्ण भाग होता है एबोमेजम, जिसमें पाचन संबंधी सभी क्रियाएं होती हैं, जिसे ट्रू स्टोमक कहते हैं, मतलब वास्तविक पाचन यही होता है। तो इसके अंदर जाके ये हीमोंकस कॉन्ट्रैक्टस है जो रक्त शोषने का कार्य करता है। मुख्य रूप से संक्रमण की बात करें तो भेड़ बकरी और गाय में होता है, और ये एबोमेजम में रक्त शोषता है। इसके कारण क्या होता है कि शरीर में आरबीसी की मात्रा कमी हो जाती है। जैसे ही आरबीसी की मात्रा पशु के शरीर में कमी हो जाती है तो पशु कमज़ोर हो जाता है, और आरबीसी की मात्रा जब अत्यधिक कम हो जाती है तब पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो हीमोंकोसिस से प्रभावित पशु के उपचार में हम या तो लेवामिसॉल देते हैं या आयरमेक्टिन के साथ। तो इसकी मात्रा आपको याद रखनी है, लेवामिसॉल के 7.5 mg/kg बॉडी वेट सबकट रूट में दिया जाता है, और आयरमेक्टिन की बात करें तो 0.2 mg/kg बॉडी वेट। तो आयरमेक्टिन की मात्रा आपको याद रखनी है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो आयरमेक्टिन की मात्रा है 0.2 mg/kg बॉडी वेट, सबकट रूट में दी जाती है, मतलब संभली में खींच के लगाई जाती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर निमेटोड्स की। तो गाय में लंग्स वर्म इन्फेक्शन, मतलब फेफड़ों के कृमि का इन्फेक्शन होता है। तो गाय में इसका रोग कारक की बात करें तो डिक्टो कैवलस विविपेरस होता है, जिससे लंग्स वर्म कहेंगे। लंग्स वर्म मतलब फेफड़ों को प्रभावित कर। तो रोग कारक आपको याद रखना है डिक्टो कैवलस विविपेरस। उपनाम की बात करें तो वर्मिनस, प्यूनिमोनिया, हस्क या हुस्क भी कहेंगे। तो लंग्स को प्रभावित करते तो सीधी सी बात है, सांस लेने में तकलीफ होगी। यदि छोटा सा कोई घाव हो जाता है या खरोच आ जाती है तो अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है, रक्त रुकने का नाम भी नहीं लेता है। तो ये किससे होता है, तो लंग वंग इस इन्फेक्शन की वजह से होता है। खून का थक्का, पहली बात तो जमता नहीं है, तो जमता तो बहुत टाइम बाद जमता है। फिर उसके उपचार की बात करें तो उपचार में हम देते हैं एक तो अल्बेंडाजोल 5 से 10 mg/kg बॉडी वेट पर ओस, मतलब मुंह के द्वारा दी जाती है, सुबह खाली पेट दी जाती है, ठीक है। और आयरमेक्टिन देते हैं, हाँ आयरमेक्टिन की डोज वही है 0.2 mg/kg बॉडी वेट, सबकट रूट में लगाई जाती है। फिर बात करते हैं एस्केरिस इन्फेक्शन की। एस्केरिस इन्फेक्शन रोग कारक सभी पशुओं में अलग अलग है। यदि सुअर है तो एस्केरिस सम कहेंगे, गाय भैंस है तो टॉक्सिकेरा वेटुलोरम कहेंगे, और कुत्ता है तो टॉक्सिकेरा कैनिस कहेंगे।
तो सबको आपका याद अलग अलग रखना है। एस्केरिस सुअर में, टॉक्सिकेरा वेटुलरम गाय भैंस में, टॉक्सिकेरा कैनिस कुत्ते में। लक्षण की बात करें तो गाय भैंस में कीचड़ के रंग जैसी बदबूदार मल का बार आती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाय भैंस में कीचड़ के रंग का मल किस निमेटोड्स के प्रभाव के कारण होता है, प्रभावित होने के कारण होता है, तो वो है एस्केरिस। उपचार के रूप में हम पिपराजिन देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एस्केरिस के संक्रमण में हम कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, तो पिपराजिन 220 mg kg बॉडी वेट और पायरेंटल 250 mg kg बॉडी वेट। अब बात करते हैं कि घोड़ों की डिजीज लेते हैं। घोड़ों की डिजीज में हम ये भी निमेटोड से प्रभावित है। घोड़ों में है स्ट्रोंगुलाइसिस। इसका रोग कारक की बात करें तो स्ट्रोंगुलस वल्गेरिस है, जिसे रेड वर्म भी कहते हैं। जो स्ट्रोंगुलस वल्गेरिस है, ये इसका जो लार्वा होता है, जो घोड़े के अंदर मिसेंट्रिक आर्टरी होती है, उसकी थंबोई बना लेता है, मतलब उसका थक्का जमने नहीं देता है। जिससे होता क्या है कि घोड़ों में एक एटन संबंधी कॉलिक मतलब पेट दर्द होने लग जाता है, जिसे स्पास्मोडिक कॉलिक भी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है घोड़ों में स्टन संबंधी कॉलिक किस रोग परजीवी के कारण होता है, तो स्ट्रोंगुलस वल्गेरिस के कारण होता है। जिसके कारण क्या होता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन और WBC की कमी हो जाती है। तो घोड़ों में स्ट्रोंगुलाइसिस हो जाता है। मुख्यतः ये घोड़ों की बीमारी है और इसके उपचार में हम देते हैं थाइबेंडाजोल। स्ट्रोंगुलाइसिस की ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो कौन सी है, तो थाइबेंडाजोल है। यदि हेल्पर की बात करें तो सोडियम ग्लूकोनेट देते हैं 500 mg kg बॉडी वेट। स्लो IV दिया जाता है। ये क्या करता है कि जो थंबई है जो डिसॉल्व कर देता है, मतलब कोई थक्का के कण, रक्त के कण जम गए हैं, उसको गला के वापस रक्त का परिवहन सुचारू रूप से करने हो जाता है। फिर हम बात करते हैं तो ये थे अंतःपरजीवी रोग। तीनों हमने पढ़े, पर्णकृमि, फीताकृमि और गोलकृमि। अब बात करते हैं बाह्य परजीवी रोगों की। तो बाह्य परजीवियों में हमने पहले 4 पढ़े थे, माइट्स, टिक्स और लिस और फाइल्स। अब बात करते हैं गून या माइट्स के संक्रमण को मेंज कहते हैं। तो मेंज के भी कई प्रकार है, कई पशुओं में अलग अलग प्रकार की मेंज पाई जाती है। तो डेमोडेक्टिक मेंज की बात करें तो ये मुख्य रूप से कुत्तों में पाई जाती है, और जिसका रोग कारक की बात करें तो डेमोडेक्स कैनिस है। डेमोडेक्स कैनिस डेमोडेक्टिक मेंज करते हैं। क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाएगा डेमोडेक्टिक मेंज मुख्य रूप से किस पशु में होती है, तो कुत्ते में होती है। लक्षण की बात करें तो एलोप्सिया होता है, खुजली की वजह से बाल झड़ जाते हैं। जो त्वचा का रंग है, वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है डेमोडेक्टिक मेंज का, कि त्वचा का रंग है वो कॉपर की तरह रेड हो जाता है। और टॉक्सीमिया और इमिशिएशन के कारण कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। और मुख्य रूप से ये बीमारी आपको 3 से 9 माह के कुत्तों में ज़्यादा देखने की बात। और इस बीमारी में यदि सैंपल की बात करें तो 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा त्वचा को पहले गीला किया जाता है, मुलायम करके त्वचा को रगड़ के या खुरोस के त्वचा का सैंपल लिया जाता है। किसके द्वारा? 10% KOS के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। त्वचा का सैंपल लेने में किस रसायन का काम लिया जाता है, तो 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। फिर ईयर मेंज की बात करें तो ईयर मेंज भी मुख्य रूप से कुत्तों में होती है। ओटाइटिस काम में सूजन, तो ओटाइटिस से ये याद रखना है ओटोडैक्टस साइनोटिस जो जीवाणु है जो कुत्तों में ईयर मेंज करता है। तो ईयर मेंज और डेमोडेक्टिक मेंज मुख्य रूप से कुत्तों में होती है। ओटाइटिस हो जाती है, कान में सूजन आता है, जिस कान में खुजली होती है उस कान को बार बार हिलाता है, तो एक सामान्य लक्षण है। हेड मेंज की बात करें तो ये पेट में होती है, सार्कोप्टस इसके भी ओविस के द्वारा। हाँ, फुट मेंज की बात करें तो मुख्य रूप से घोड़ों में होती है, कोरियोप्टस बोविस के द्वारा। संक्रमण मुख्य तो जो फिटलॉक जॉइंट होता है, जो पिछले अगले वाला पैर के दूसरा नंबर जॉइंट होता है उसमें, और घोड़ा संक्रमित पैर को बार बार हिलाता है, और रात के समय जो संक्रमित पैर होता है इसको बार बार लात मारता है। ठीक है, तो आपको इसमें केवल इतना ही रखना है कि डेमोडेक्टिक मेंज कुत्ते में होती है और डेमोडेक्स कैनिस के द्वारा होती है। 3 से 9 माह में होती है और त्वचा का रंग कॉपरी रेड होता है। फिर बात करें तो स्किन स्क्रैपिंग के लिए 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज लेते हैं। ईयर मेंज की बात करें तो ओटोडैक्टस साइनोटिस
के द्वारा मुख्य रूप से कुत्ते में, हेडमेंज भेड़ में और फुटमेंज घोड़े में। अब हम बात करते हैं आगे। तो दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था टिक्स। टिक्स की बात करें तो टिक्स का जो संक्रमण होता है उसको कहते हैं टिक्स वरी। जो लिस होती है, जू का संक्रमण को हम पेडिकुलोसिस कहेंगे, और फाइल्स का जो संक्रमण होते हैं तो उसको मायासिस। तो ये संक्रमण की परिभाषा आपको याद रखनी है। यदि माइट का संक्रमण की बात करें तो मेंज कहेंगे, टिक्स का संक्रमण की बात करें तो टिक्स वरी कहेंगे, लिस का संक्रमण की बात करें तो पेडिकुलोसिस कहेंगे, और फाइल्स का संक्रमण की बात करें तो मायासिस कहेंगे। एक भेड़ में मुख्य रूप से परजीवी बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं फॉल्स किड। फॉल्स किड होती किस में है तो भेड़ में होती है। कारक क्या है कि जो सिप्स नेजल बॉटफ्लाई होती हैं, जो ओइस्ट्रस ओविस का लार्वा होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि फॉल्स किड किसके लार्वा से होता है तो ओइस्ट्रस ओविस के लार्वा से होता है। इसमें भेड़ करते क्या, लक्षण क्या है तो भेड़ लंबे लंबे कदम लेकर चलती है और भेड़ का सिर लगातार हिलाती है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। फॉल्स किड बीमारी मुख्य रूप से भेड़ में होती है, ओइस्ट्रस ओविस के लार्वा से होती है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अंत परजीवी और बाह्य परजीवी की बीमारियों की औषधियों की बात करें तो पहली बात करते हैं एक्टोपैरासाइट्स की, जो बाह्य परजीवी के खिलाफ कार्य करती हैं। जिस भी आप संस्था में आप लगोगे उसमें ये दवाई आपको गवर्नमेंट सप्लाई आती है। एक्टोपैरासाइटिसाइड्स की बात करें तो इसके उदाहरण हैं एमिथ्राज, कार्बाइल, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन, गामा बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड जिसे लिंडेन कहते हैं। तो ये होते हैं एक्टोपैरासाइट्स के उदाहरण। फिर एंडोपैरासाइटिसाइड्स के उदाहरण के अंत परजीवी के खिलाफ कार्य करती हैं। उसमें उदाहरण की बात करें तो अल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है। अल्बेंडाजोल जो बोलस होती है वो प्रेग्नेंट पशु को नहीं दी जाती है, जबकि फेनबेंडाजोल प्रेग्नेंट पशु के लिए भी सुरक्षित होती है। फिर ऑक्सोक्लोजानाइड, लिवामिसोल है, पिप्राजिन जो एस्करेज का मुख्यतः ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये एंडोपैरासाइट जो अंत परजीवी उनके खिलाफ कार्य करते हैं। कुछ दवाएं ऐसी भी आती है जो अंत परजीवी और बाह्य परजीवी दोनों के खिलाफ कार्य करती हैं। तो वो है आयरमेक्टिन और डोरामेक्टिन। तो ये था पशुओं में होने वाले अंत परजीवी और बाह्य परजीवी संबंधित रोगों के महत्वपूर्ण पॉइंट। आपको कम से कम इस वीडियो को 2-3 बार देखना है, अच्छे से समझना है, तभी आप इस प्रश्नों को सही कर सकोगे। जब तक समझ में नहीं है बार बार देख के आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। एक बार आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में आपको बता देते हैं। पहले पॉइंट तो आपको ये जो भी औषधियाँ हैं उस औषधियों के उदाहरण याद रखना है। मुख्य रूप से एक्टोपैरासाइट में साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन, और इसमें अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल और पिप्राजिन। आयरमेक्टिन, डोरामेक्टिन आपको याद रखनी है। इसके संक्रमण की जो परिभाषाएँ हैं वो परिभाषाएँ आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद हम बात करें तो इसमें मेंज की बात करें तो इस मेंजों में केवल आपको कौन सी मेंज किस में होती है, डेमोडेटिक मेंज कुत्ते में होती है, एयर मेंज कुत्ते में होती है, हेड मेंज भेड़ में होती है, और फुट मेंज घोड़े में होती है। फुट मेंज में फैटलॉक जॉइंट पर संक्रमण होता है। फिर बात करें तो एयर मेंज में ओटाइटिस कान में सूजन आ जाती है। फिर डेमोडेटिक मेंज की बात करें तो इसमें त्वचा का रंग कॉपर रेड हो जाता है और 3 से 9 माह के कुत्तों में होता है। और मुख्य पॉइंट आपको याद रखना है कि जो डेमोडेटिक मेंज में जो स्किन का सैंपल लिया जाता है इसमें 10% KOS का काम में लिया जाता है। फिर बात करते हैं घोड़ों में स्टंगलाइसिस की, तो आपको रोग कारक याद रखना है और मुख्य तो ड्रग ऑफ चॉइस रखनी है थायोबेंडाजोल, ठीक है। फिर बात करते हैं एस्केरिस की, तो एस्केरिस में कौन से पशु में कौन कौन से रोग कारक, शुअर में एस्केरिस सम, गाय भैंस में टॉक्सिकेरा ओरोलम, कुत्ते में टॉक्सिकेरा कैनिस। मुख्य लक्षण आपको याद रखने हैं, गाय भैंस में कीचड़ के रंग जैसी बदबूदार मल का बाहर जाना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर गाय में लंग्स वर्ग की बात करें तो आपको केवल इतना ही याद रखना है इसका रोग कारक मुख्य रूप से याद रखना है डिक्टोकलस विविपेरस, सीधी सी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं रोमंती जानवर हिमोकस की, तो रोग कारक याद रखना है हिमोकस कॉन्ट्रैक्टस, जिससे स्टोमक में के एबोमेजम में रक्त शोषण होता है।
ठीक है। फिर आगे बात करें फीताकृमि की, तो फीताकृमि में मोनिजिया आपको रखना है। तो गोबर में सांवलों के जैसे पके हुए सांवलों की तरह मोनिजिया के जीवाणु आते हैं। फिर बात करते हैं टेनिया सोलियम, आपको याद 1-2 बार पढ़ लेना है। मुख्य याद रखना है टेनिया मल्टीसेप्स। मस्तिष्क प्रभावित होता है। किस संक्रमण की अवस्था कॉर्निया सेरेब्रलिस होती है। पेड़ में गिर किया जाता है और पेड़ के दिमाग में सेरिबेलम जो हेमिस्फेरल होता है उसके ऊपर जमा हो जाती है, जिससे गोल गोल शक्ल लगती है और अग्रभाग में सूजन आती है, तो सिर को बार बार सीने से पिटाती है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें पर्णकृमि की, तो पर्णकृमि में फैसियोलिसिस, हेपेटिका और जेंजेटिका पेट बकरी और गाय भैंस में होता है। 2 लक्षण आपको याद रखने, बॉटल जा कंडीशन और पित्तवाहिनी में कैल्शियम जमाव के कारण पाइप-स्टेम लीवर। फिर बात करते हैं एम्पिस्टोमोसिस की, तो इसमें भी लगातार बदबूदार बस्त और नीचे वाला लक्षण याद रखना है। फिर इसके बाद हम वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें नेजल सिकिस्टोमेसिस, ब्लड फ्लो की बात करें, दोनों उपनाम आपको याद रखना है। नेजल ग्रेनुलोमा, नाक में फुलगोमी की तरह ग्रोथ होने के कारण। फिर उसके बाद घराटे लती गाय, तो इसके कारण स्नोर्किंग डिजीज। और ड्रग ऑफ साइज आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। टाटर एमेटिक नेजल ग्रेनुलोमा को उपचार में दिया जाता है, उसकी जो मात्रा है वो याद रखनी है 2 mg/kg बॉडी वेट। फिर बात करते हैं हम, ये सारणी आपको उदाहरण याद रखने हैं पर्णकृमि के उदाहरण एम्पिस्टोमेस, सेकिस्टोमेस, फैसियोलोसा। और इन तीनों के जो रोकथाम के लिए 5 BPM कॉपर सल्फेट का उपयोग में लिया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिससे क्या होता है कि जलीय घोंघे नष्ट हो जाते हैं। फीताकृमि के उदाहरण मोनिजिया टेनिया। गोलकृमि के उदाहरण लंग्सवर्म, एस्केरिसिमोंकस स्ट्रोंगलिस। और बाह्य परजीवी के तो आपको याद रखना। बाकी तो परिभाषा है। तो ये पॉइंट जो विशेषकर आपको पीछे से बताए हैं, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भवानी क्लासेज प्लेटफॉर्म पर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।